हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं धीरज आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार, तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हम आज एक नए टॉपिक की ओर, एक नया टॉपिक इतिहास लेके आए हैं। आज हम इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं इतिहास एक छोटा सा टॉपिक नहीं, काफी लंबा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। और आप ये जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इतिहास से अवश्य आते हैं, चाहे 2 ही 3 क्वेश्चन क्यों ना आए, लेकिन इतिहास से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम पूरा सिलेबस इतिहास का हर एक नए दिन एक वीडियो लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए। पूरा सिलेबस इतिहास का खत्म करेंगे आप सभी के साथ साझा करेंगे। ठीक है, ज्यादा देर न करके हम आज सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास की बात करते हैं। भारतीय इतिहास, तो आप जानते हैं भारतीय इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। कितने भागों में? भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग। सबसे पहली बात कौन सा? तो प्राचीन इतिहास क्या है? सबसे पहला भाग प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। ये 3 चीजें। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, इन 3 भागों में से बांटा गया। सबसे पहली बात, पहले चर्चा करेंगे हम प्राचीन इतिहास पे। सबसे पहली चर्चा किस पे होगी? प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास की बात करें तो पहली चीज तो ये बताइए कि इतिहास कहते किसे? इतिहास होता क्या? तो अतीत में हुई वह मानवीय घटना या भौगोलिक घटना, अतीत में हुई वह घटना जो मानवीय या भौगोलिक स्थिति को क्या कर दे? बदल दे। वह क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। भाई, हर अतीत में हुई घटना तो इतिहास नहीं हो सकती, लेकिन वह घटना जो मानवीय या भौगोलिक स्थिति को बदल दे वो क्या कहलाती है? वह इतिहास कहलाती है। इतिहास के जनक कौन थे? तो इतिहास के जनक थे, इसके जनक हैं हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। हिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर कहते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास की बात करें तो आप प्राचीन इतिहास से पढ़ने बात करेंगे भैया। प्राचीन इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि कैसे जानेंगे हम प्राचीन इतिहास? साक्ष्य क्या है? सबसे पहली बात, प्राचीन इतिहास में साक्ष्य क्या है? किस आधार पर हम प्राचीन इतिहास को लिखा गया? किस आधार पे पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसमें बात करें इतिहास साक्ष्य में, सोर्सेस, साक्ष्य मतलब सोर्सेस।
साक्ष्य, साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पहली चीज तो साक्ष्य कहते किसे हैं ये बता दो। साक्ष्य कहते किसे हैं? तो वह वस्तु जिसे हम आधार बनाकर इतिहास को लिखते हैं, वह चीज, वह वस्तु जिसे हम आधार बनाकर क्या करें, वस्तुओं को, जिस जिस वस्तु को या जिस चीज को लेकर जिसका आधार बनाकर हम इतिहास को लिखे, वही क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाता है। तो साक्ष्य में साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं आपके। कितने प्रकार के? साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक, एक साहित्यिक स्रोत। ठीक, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है ना? साक्ष्य के कितने प्रकार हुए? तो साक्ष्य के दो प्रकार हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? खनन के बाद, खनन के बाद या खनन से प्राप्त, खनन के बाद या खनन के बाद या से प्राप्त, से प्राप्त वस्तुओं को, वस्तुओं को क्या कहते हैं? वस्तुओं को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। खनन के बाद या खनन से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उससे हम क्या कहते हैं? वस्तुओं को ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? तो जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, क्या है? विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में जैसे दो प्रकार की पुस्तकें आती हैं, एक धार्मिक पुस्तक, एक धार्मिक, एक धर्मेतर, एक धार्मिक, एक धर्मेतर। ठीक है। अब यहीं पे साहित्यिक बात करें, धार्मिक, धार्मिक की बात करें, धार्मिक पुस्तक, तो धार्मिक पुस्तक में दो चीजें होती हैं, जैसे रामायण हो गया, महाकाव्य, रामायण, महाकाव्य, महाभारत, रामायण और महाभारत, ये दोनों क्या हैं? महाकाव्य हैं। ये दोनों क्या हैं? महाकाव्य। और कहां से हमें जानकारी मिलती है? और कौन सी धार्मिक पुस्तकें हैं? तो संहिता एक जानते होंगे, जिसे हम संहिता कहते हैं। संहिता, संहिता में क्या क्या आते हैं? संहिता की संख्या कितनी है? संहिता में वेद आते हैं, जो वेद होते हैं उन्हें वेदों को हम संहिता कहते हैं। वेद, संहिता क्या होती है? जिसके आधार पर कानून व्यवस्था को चलाया जाए वही संहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। इसके आधार पर जिसमें कानून की व्यवस्था लिखी गई हो वो क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। तो प्राचीन भारत में जो कानून व्यवस्था थी किसमें थी? वेदों में थी। तो वेदों में थे, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी संख्या है? वेदों की संख्या 4 है। अब वेदों की संख्या 4 है, अब कौन कौन से हैं? तो पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद।
ये 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम, इन 3 वेद को वेद त्रयी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि वेद त्रय किसे कहते हैं, वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद शामिल हैं वेद त्रय में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वेदों की संख्या 4 है। ठीक, अब बात करें धर्मेतर। धर्मेतर में कौन कौन सी पुस्तकें आते हैं? तो जैसे आप जानते होंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पहला जैन धर्म, जैन धर्म की पुस्तकें और बौद्ध धर्म की पुस्तकें। जैन धर्म की पुस्तकें और बौद्ध धर्म की पुस्तकें, ठीक है, जो धर्मेतर में आती है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास में आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। सॉरी, देखो ये बताना भूल गए, पुरातात्विक स्रोत के बाद पुरातात्विक स्रोत में आते क्या क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत में, ठीक भैया, ठीक, देखो भूल गए थे, सॉरी, इसे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आते क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम पुरातात्विक स्रोत में मानते हैं? पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है? जैसे आपके शिलालेख हैं, क्या है, इसे एक काम करते हैं, मिटा देते हैं इसमें, फिर उसके बाद पुरातात्विक स्रोत उसमें समझा देते हैं। ठीक भैया, उसमें बता देते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो ना समझ में आए कमेंट करके दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। जहां भी दिक्कत हो तुरंत तुरंत देखो। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में आती क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, मनका, मनका, मृदभांड, मृदभांड, हथियार, मृदभांड, हथियार, अभिलेख, शिलालेख, मनका, मृदभांड, हथियार आदि चीजें क्या होती हैं? आदि चीजें क्या कहलाती हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। पुरातात्विक स्रोत में लिख लीजिए अभिलेख, शिलालेख, मनका, मृदभांड, हथियार। ठीक है, और सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके सिक्के हो गए, मुहरे हो गई, लिख लीजिए सिक्के, सिक्के, मुहरे, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। ठीक है, मनका मतलब, मनका का मतलब होता है मोती की माला, मोती की माला, मोती की माला को मनका कहा जाता है। ठीक है, समझ पाए भैया? ठीक है, मोती की माला को हम मनका कहते हैं। मृदभांड किसे कहते हैं? अरे मेरे भाई, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है। अब हथियार मत पूछना कि हथियार क्या होता है, सिक्का क्या होता है, मुहर क्या होती है। ठीक है, ये तो आप जानते हो। अभिलेख, शिलालेख,
एक और होता है गुहा लेख होता है। क्या होता है? एक गुहा लेख होता है। यहाँ लिख देते हैं। गुहा लेख। शिलालेख क्या होता है? जो राजाओं के द्वारा अपनी प्रजा को बताने के लिए, कोई सूचना देने के लिए शिलाओं पर पत्थर, शिला मतलब पत्थर, पत्थरों पर लिखवा कर उत्कीर्ण करा कर चौराहे पे लगवा देते थे, जिससे जनता को बारे में पता, जनता को उसके बारे में पता चले। तो उसे हम कहते हैं शिलालेख। अभिलेख, अभिलेख राजा जो है मतलब बाद में उनके न रहने पर भी लोग उन्हें जाने, या फिर उनके जो प्रिय हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे, या फिर जो उनके करीबी हुआ करते थे, वो क्या करते थे? अभिलेखों पर मतलब लिखा दिया करते थे, जिससे उनके बारे में उत्कीर्ण कराया, तो उसे अभिलेख कहते हैं। गुहा लेख जो चीजें गुफाओं के अंदर लिखी गई हैं, जो चीजें गुफाओं के अंदर लिखी गई हैं, उसे हम गुहा लेख कहते हैं। जो चित्रकारी गुफा के अंदर उत्कीर्ण की गई है, उसे हम गुहा लेख कहते हैं। ठीक है, मिटाए से भैया? समझ में आया नहीं आया? बोलो, आया? चल आगे चलते हैं। ठीक है, इतिहास की बात करें, अगर हम इतिहास की बात करें, इसकी इतिहास, भारतीय इतिहास में आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना? क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? तो प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भाग में। कौन कौन से बताइए जरा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन कौन से काल, कौन कौन से भाग बांटे जाते हैं? जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, किन 3 भागों में बांटा गया? ठीक है, गुड। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। पहले कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? कौन सा भाग है? तो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बांटा जाता है किसको? प्राचीन इतिहास को। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। अब कहेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्यैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है ना भैया? अब क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्यैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल। कैसे रटेंगे? ऐसे याद रहेगा नहीं, भूल जाते हैं ना। ठीक है, इतिहास, इतिहास मान लीजिए कोई आदमी है। क्या है? कोई आदमी है, कोई व्यक्ति। अब क्या होगा जब इसका जन्म होता है? क्या होगा? जन्म होता है तो इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं, इसे कुछ पता नहीं होता। समझ रहे हैं कि? इससे क्या होता है? पढ़ाई लिखाई से मतलब होता नहीं, तो ये पढ़ा लिखा होता तो है नहीं। ठीक है, एकदम अबोध बालक जिसे हम कहते हैं, जिसे किसी का ज्ञान ना हो,
किसी भी चीज का। तो एक अबोध बालक, उससे समझ लीजिए एक अबोध बालक जो है प्रागैतिहासिक काल है, जिसे कुछ नहीं पता है वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। जिसे कुछ नहीं पता क्या है, प्रागैतिहासिक काल। मतलब प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था। किसका? लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल का होता है, अबोध होता है, तो क्या उसे किसी चीज का ज्ञान होता है? नहीं होता है, अबोध बालक होता है। तो ये प्रागैतिहासिक काल मतलब लिपि का ज्ञान नहीं था। ये अबोध बालक क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? एक अबोध बालक है, इसे लिपि का ज्ञान नहीं था। समझ रहे हैं? मतलब लोग पढ़ना लिखना जानते नहीं थे। मतलब तो पढ़ना लिखना जानता नहीं, क्या होता है पढ़ाई, मौज मस्ती में 3 साल का था, आराम से खेला करता था, है ना। अब ऐतिहासिक काल की बात करें, आदि ऐतिहासिक काल की। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, चौथे से थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5 साल का होता है, तो क्या करते हैं घर वाले? उसका एडमिशन करा देते हैं। क्या करते हैं? एडमिशन करा देते हैं। अब बच्चा जाता है तो गुरुजी उसका पकड़ के क्या करते हैं? हाथ पकड़ के लिखाते हैं। क्या करते हैं? लिखाते हैं। तो बच्चा कहीं ऐसे लिखेगा, कहीं ऐसे लिख दिया, कहीं ऐसे लिखा, कहीं ऐसे लिखा। ठीक है, मतलब उसे कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, लिपि का ज्ञान होता है। लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके। क्या करते हैं? उसे हम पढ़ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। अब बालक जब 5वीं क्लास में होता है तो कहीं ऐसे लिखता है, कहीं ऐसे लिखता है। मतलब लिखना तो जानता है कि कुछ ऐसे लिख रहे हैं हम, वो कुछ लिख रहा है, मास्टर जानते हैं कि बच्चे को कहे लिखने के लिए लिख रहा है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो जिसमें पढ़ने का ज्ञान तो होता है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लिखा हुआ होता है उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। मतलब लिपि का ज्ञान था उन्हें, लिपियां लिखी, लेकिन हम उसे भी पढ़ नहीं सके, उसे हम पढ़ नहीं सके। उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? अब बच्चा क्या होगा? अब पढ़ा, स्कूल में दर्जा हुआ तो अब 10वीं 12वीं की कक्षा में गया, मतलब पढ़ाई से ज्ञान हो गया, लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, और हम पढ़ सके इसे, और हम पढ़ सके। अब जब बच्चा क्या हुआ, यही बच्चा जब बड़ा हुआ, अब 10वीं 12वीं क्लास में गया, अब क्या हुआ? ये जो लिख रहा है हम पढ़ ले रहे हैं, वो पढ़ा है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो जो लिखा है उसे हम पढ़ सकते हैं। बात समझ? अब वो ऑफिस में जॉब करने लगा, ठीक है, उसकी लिखी हुई चीजें हम पढ़ सकते हैं। तो क्या है? ऐतिहासिक काल है। जब बच्चा पढ़ सकता है, जो लिख रहा है उसे हम पढ़ सकते हैं, वो क्या है? ऐतिहासिक काल है। जब बच्चा लिखा हम पढ़ नहीं सकते, वो आदि ऐतिहासिक काल है। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ, मतलब अबोध था, कुछ नहीं, मतलब लिपि का ज्ञान उसे नहीं था, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बात समझ में आया नहीं है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें अगर जैसे हम, तो आप जानते हो कि पूरा पाषाण काल, ताम्र युग, ठीक है ना, ये सारी चीजें में क्या है कि इन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। उस युग में पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में जैसे सिंधु सभ्यता होगी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें क्या था? लोग लिपि से परिचित थे, पढ़ने लिखने से परिचित थे, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके, उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल
जहां लोग पढ़ने लिखने से परिचित थे और हम उसे पढ़ सके, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, मिटाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है हम, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छा लिखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की ओर। किधर? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, कि जब पढ़ने लिखने का उसे ज्ञान नहीं था। ठीक है ना, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो उसे उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। जैसे पाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इस कालखंड पर सबसे पहली बार इस कालखंड पर, प्रागैतिहासिक कालखंड पर सबसे पहली बार 1820 ईस्वी में। कब? 1820 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल जो है 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर जार्गेनस करके, डॉक्टर जार्गेनस कौन थे? 1820 ईस्वी में डॉक्टर जार्गेनस थे, जिन्होंने क्या किया? जार्गेनस थॉमसन ठीक है, जार्गेनस थॉमसन। डॉक्टर जार्गेनस थॉमसन ने पहली बार 1820 ईस्वी में इस कालखंड के पे शोध किया था। क्या किया था? इस कालखंड पे क्या किया? शोध किया। इस कालखंड के लिए क्या किया? शोध किया। कब? 1820 ईस्वी में। किसने? डॉक्टर जार्गेनस थॉमसन। ठीक है, तो इस सबसे पहली बार अगर पूछे कि प्रागैतिहासिक कालखंड पर किसने शोध किया था, तो जार्गेनस थॉमसन ने। इन्होंने शोध करने के लिए, डॉक्टर जार्गेनस जो थे, जार्गेनस थॉमसन, इन्होंने शोध करने के लिए कहा कि, तो इन्होंने पेनहेगन संग्रहालय था, जो पेनहेगन संग्रहालय है, पेनहेगन, इन्होंने शोध करने के लिए पेनहेगन संग्रहालय की सामग्री को यूज किया था। ठीक है ना, तो कहां की सामग्री थी? पेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, पेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से शोध किया था इन्होंने। कौन? जार्गेनस थॉमसन ने। ठीक भैया, प्रागैतिहासिक काल पे पहली बार शोध किसने किया? तो 1820 ईस्वी में। कब? 1820 ईस्वी में डॉक्टर जार्गेनस ने क्या किया? शोध किया। और शोध करने के लिए कहां की सामग्री, मतलब चीजें यूज की? तो पेनहेगन संग्रहालय की जो चीजें थी उसे यूज करके इन्होंने शोध किया। डॉक्टर जार्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल पे शोध करके इसे तीन भागों में बांटा। बेटा इसे, ठीक है, लिख लिए होंगे, लिखते चलिएगा, अपना नोट डाउन करते रहिएगा। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा? इसे 3 भाग में बांटा। कितने भाग में? 3 भाग में। अब 3 भाग में कौन कौन से भाग में बांटा है, जरा बताइए, कौन कौन से? पहली चीज तो पाषाण काल। कौन कौन सा? डॉक्टर जार्गेनस ने 3 भाग में बांटा। कौन कौन सा? पाषाण युग, पाषाण काल या पाषाण युग, ताम्र युग
ताम्र युग और लौह युग, ताम्र युग और लौह युग। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग में बांटते हैं। कितने? 3 भाग में। कौन कौन से? पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग। ठीक है। पाषाण युग किसे कहते हैं? पाषाण युग क्या है? तो पाषाण से मतलब समझ में आ रहा है कि पत्थरों का, जहां पर जब पत्थरों का प्रयोग हुआ करता था, मानव क्या करता था? पत्थरों का प्रयोग किया करता था, हम उसे पाषाण युग कहते हैं। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम किसी धातु की खोज करते हैं, सबसे पहली धातु तांबे की खोज करते हैं, तो उस युग को हम ताम्र युग कहते हैं। और जब मनुष्य लोहे से परिचित हुआ तो उस युग को हम क्या कहते हैं? लौह युग कहते हैं। ठीक है, चलो पाषाण युग से आगे हम कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक, आज समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम लिख कर बात पढ़ेंगे। आप एक बात बता दीजिएगा कि आप फ्लो चार्ट पे पढ़ना पसंद करेंगे या फिर लिख कर। ठीक है, फ्लो चार्ट पे पढ़ेंगे, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जैसे कहिएगा वैसे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।